हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टर्म फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज कौन सी चेंज होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट न्यू फॉर्म नहीं होता, किसी भी न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। बच्चों ने क्या एग्जांपल दीजिए? लो जी एग्जांपल लो। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको हमने कूल कर दिया। कूल मतलब रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, तो उससे क्या होगा? ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बच्चों ने कहा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस है क्या असल में? आइस है तो वाटर ही है ना, लेकिन वाटर कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अगर उसको हीट में रखेंगे वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। यही होगा ना, देखना अभी। ये आइस है, लेकिन आइस है कौन सी टर्म में? वाटर है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अगर दोबारा से आप वाटर सॉलिड जो आइस है उसको हीट करते हो तो दोबारा से वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ये कौन सा चेंज हो गया? ये चेंज हो गया फिजिकल चेंज। सो मतलब फिजिकल चेंज कौन सी चेंज होता है जिसमें कौन सी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होगी वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। मतलब जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। देखिए पहले वाटर लिक्विड था, किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। अब सॉलिड था, हीट करने पर किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। देख कौन सा रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? हो गया रिवर्स। बच्चों ने कहा तो भाई कौन सा चेंज हो गया? ये वाला फिजिकल चेंज हो गया। बच्चों ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, एक और एग्जाम्पल दीजिए। तो और एग्जाम्पल लीजिए। देखिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल। अब बच्चे कहेंगे कैंडल तो केमिकल चेंज है। तो बच्चे जहीं पर आप मिस्टेक करते हो, कैंडल में दोनों चीजें आएंगी, फिजिकल भी आएगा और केमिकल भी आएगा। कैसे आएगा? देखिए एक कैंडल है, अगर कैंडल को हम बर्न करते हैं, बर्न द कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करेंगे तो जो हीट होगी उस हीट से कैंडल क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट द कैंडल, जस्ट लिख रहा हूं, इसको ऐसे नोट करना, आपको इजी रहेगा। जब कैंडल को बर्न करेंगे कैंडल क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। और जो मेल्ट होकर नीचे वैक्स गिरेगी, उस वैक्स से दोबारा हम कैंडल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसको दोबारा कूल करिए, उससे दोबारा हम हीट ले सकते हैं। तो वो वैक्स गई कहां पर? जो मेल्ट हुई है। मैंने जहां पर बर्निंग ऑफ कैंडल लिखा है, मेल्ट द कैंडल लिखा है। समझ रहे हो? हमने कैंडल को क्या इग्नाइट किया, चलाया, चलाने के बाद क्या हुआ? उसकी हीट से कैंडल क्या हुई? मेल्ट हुई। और ये जो मेल्ट है, ये कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ये क्या है? फिजिकल चेंज। अब इसके वेपर्स भी निकलेंगे, जो ऊपर वो विक लगा होता है, इसको थ्रेड कहते हैं, वो भी बर्न होगा, उसकी डिस्कस बाद में करेंगे। अभी सब किसकी बात करें? फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में क्या है कि कैंडल लिया, कैंडल को हीट किया, हीट करते क्या वो पिघल गई, मेल्ट हो गई, और जैसे ही नीचे जो वैक्स गिरी, उस वैक्स को दोबारा उठाकर कैंडल बना सकते हैं हम। तो वो कौन सा चेंज हो गया? फिर बच्चों का ये तो रिवर्स हो गया। अगर रिवर्स हुआ फिर कौन सा चेंज हुआ बच्चों? फिजिकल चेंज। सही है, क्लियर है? चलें आगे। चलिए, तो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज। ऐसे ही नेक्स्ट चेंज केमिकल चेंज। कौन सा चेंज आया बच्चों? केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होगा? ऑब्वियस है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसको क्या कहेंगे हम? केमिकल चेंज कहेंगे। लिख देते हैं एक बार, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसको क्या कहेंगे हम? केमिकल चेंज कहेंगे। जिसमें नहीं होगी उसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल चेंज कहेंगे। बच्चन का एग्जांपल दीजिए। लो जी एग्जांपल लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल, जो आयरन होता है
जब उसको करोड हो जाता है, मतलब क्रोसन हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या वो रस्ट से हम दोबारा से आयरन की फॉर्मेशन कर सकते हैं? बच्चों क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकता पॉसिबल। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी फिर? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इरिवर्सिबल मतलब वो रिएक्शन जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल जब रिएक्शन होगी तो कौन सा चेंज होगा बच्चों? केमिकल चेंज होगा। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी कौन सा चेंज होगा बच्चों? फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है? तो जहां पर आयरन था, आयरन की क्रोजन के बाद जो रस्ट फॉर्मेशन होगी, जिसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जहां पर Fe2O3.XH2O, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? वो एक रिएक्शन होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज। सेकंड एग्जांपल, अब बच्चे देखना, मैंने जहां कहा था कि मेल्टिंग ऑफ जो कैंडल है वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। बट जब जो विक होता है उसका, जो थ्रेड होता है उसका, विक होता है उसका, जब वो बर्न होता है तो वो खत्म हो जाएगा। उसको दोबारा से उसका वो थ्रेड फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक बार जो चीज बर्न होगी, उसका ऐश बन गई नीचे, तब दोबारा उसकी फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ विक क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ विक क्या है? केमिकल चेंज है। और मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है? फिजिकल चेंज है। तो मतलब कैंडल में दोनों चीजें होती हैं, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो दोनों में एग्जांपल आएंगे इसकी। अगर मेल्ट होगी कैंडल तो फिजिकल चेंज, क्योंकि हम वैक्स से दोबारा कैंडल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सही है ना? हाँ। तो सिमिलरली अगर वीक होगी, बर्न होगी, तो वो कौन सा चेंज होगा बच्चों? वो होगा एक केमिकल चेंज। आई होप सो आपको क्लियर है। अब बच्चों ने कहा कि रिएक्शन आपने बता दिया, फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, अब ये होगी कैसे? अब ये होगी कैसे और कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? इन सब का जवाब आपको 10 मिनट मिल रहा है, बस ध्यान रखिए। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसको डिस्कस करने लगे हम? जो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब उसकी डिस्कशन होगी। जो मेन 2 पॉइंट समझाने थे आपको बता दिए मैंने, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, केमिकल चेंज जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और उसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। तो वो कौन सा चेंज होगा? एक केमिकल चेंज होगा। अब क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? अब बच्चों जो केमिकल चेंज होता है जिस प्रोसेस के साथ होता है, मतलब जो मैकेनिज्म है जिसके साथ वो रिएक्शन दिखेगा हमें कन्वर्ट होता हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मीन्स प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक जरिया है जिससे हमें, एक मैकेनिज्म है जिससे पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो प्रोसेस इन विच वन और मोर reactant react to give different product। तो वो प्रोसेस जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या करेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और एक बात का ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल चेंज, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस कहां से केमिकल चेंज हो गया भैया? वो तो फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है, उसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही। दूसरी बात, और अगर आपसे पूछे कोई कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज प्रोसीड थ्रू केमिकल रिएक्शन, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है वो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो आप बिल्कुल इनकार कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस एक कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होते। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात?
चलिए आगे देखिए, ये मैं रब कर देता हूँ, ये आपको बताने के लिए कहा था मैंने। चलिए, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो बच्चों ने कहा अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमने लिख दिया थ्योरी में, अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम रिएक्टेंट, फिर जे लिखेंगे, इसका बताता हूं क्या मतलब है, जे लिखेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रही है, जिस प्रोसेस में हो रही है, जिस कंडीशन में हो रही है, उसको जो रिप्रेजेंट कर कैसे हो रही है, मतलब देखना, जैसे आयरन है, तो आयरन में क्या किया हमने, ऑक्सीजन की अमाउंट ऐड की प्लस वाटर ऐड किया, तो ये सब कुछ एरो से पहले आ रहे हैं, ठीक है ना, उससे पहले आ रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे ही रिएक्शन होगी तो रिएक्शन किसी कंडीशन में होगी, तो ये एरो बताता है कि रिएक्शन रिएक्टेंट में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है। ये हमें प्रोसेस बता रहा है, टाइम बता रहा है कि कितनी देर में ये रिएक्शन हो जाएगी। एरो एरो का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने का संदेश देना, वो बता रहा है कि हमें रिएक्शन होगी आगे, ठीक है। तो आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कौन सा बन गया, Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बन गया, अभी मैंने लिखा है आपको, ये कौन सा बन गया, रस्ट बन गया। तो रस्ट मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये क्या है, रिएक्टेंट। सिमिलरली ये क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना। और आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है आयरन से, तो इसलिए केमिकल चेंज में जिस भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी, किससे, जिससे वो बना है, मतलब जिससे रस की फॉर्मेशन हुई है वो काफी डिफरेंट है, कहां से, आयरन से। सिमिलर एक एग्जांपल देखिए, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए ये दोनों क्या है, एक रिएक्टेंट है और ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। तो ये कैसे लिख दिया हमने, ये लिख दिया रिएक्शन की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। ये एक लिखने का तरीका है। अब बच्चों ने कहा केमिकल रिएक्शन पता भी चल गया क्या होता है, कैसे लिख रहा है, एक और चीज इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार और बता दीजिए। तो मैंने कहा बच्चों एक बार और सुनिए। चलिए, अब इसको लिखने के 2 वेज हैं। देखिए, इसको नोट डाउन करते हैं ना, साथ साथ पॉज करके, मैं आगे आपको बता रहा हूं। एक होता है बच्चों वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन कौन सी आएगी, वर्ड इक्वेशन आएगी। अब वर्ड इक्वेशन पहले लिखेंगे, फिर दूसरी सिंबल इक्वेशन की तरफ चलेंगे। पहले वर्ड इक्वेशन, फिर सिंबल इक्वेशन, ठीक है। देखिए, वर्ड इक्वेशन में अगर मैं लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये हमने इंग्लिश की फॉर्म में लिखा, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्यों वर्ड इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि वर्ड की फॉर्म में लिखा, ऑब्वियस है। मैग्नीशियम भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। मैं जहां पर इसको लिखता हूं सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक मतलब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, केमिस्ट्री की फॉर्म में, तो कब कैसा होगा, पहले हम ऐसे देखेंगे फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Mg, क्लियर है ना। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों, O2, और उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, इसका कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या करेंगे, MgO। ये बन गया मैग्नीशियम, ये बन गया ऑक्सीजन, ये बन गया Mg। बच्चों ने कहा ये तो बात क्लियर हमें प्रॉपर होगी, लेकिन इसमें कुछ कमी लग रही है। बताइए बच्चे, क्या कमी लग रही है इसमें, देखिए ध्यान से बताइए।
बच्चों ने कहा कि जहां देखिए, जहां मैग्नीशियम 1 है, जहां भी 1 है, ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन जहां ऑक्सीजन 2 है, जहां ए कैसे हो गया, जहां ए कैसे हो गया? तो यहीं से एक न्यू टॉपिक शुरू होगा हमारा, जहां पर आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने इसीलिए इस टाइम रिएक्शन बैलेंस नहीं की कि आपको क्लियर हो कि जहां पर प्रोडक्ट दोनों सेम सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। जो तो ध्यान से लेक्चर सुन रहा है वो देखेगा कि जहां ऑक्सीजन, जहां O2 है, जहां O1 है, बस ऐसे कैसे हो सकता है? ए को कहाँ गया, रिएक्शन हुई है, JMG था, JMG आया जहां पर, बिल्कुल ठीक है। अब JO2 था, JO कहां पर गया, पता ही नहीं। तो ओ कहीं पर नहीं गया, हमें उसको बैलेंस नहीं किया था। तो वो बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इसलिए मैंने इसको क्या रखा था, अनबैलेंस रिएक्शन रखा था। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल नहीं है बच्चे, स्केलेटल है, स्केलेटल। स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक अनबैलेंस होगी। क्यों अनबैलेंस है? देखिए आपके सामने, मैग्नीशियम 1 है, जहां भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, जहां भी 1 है, तो दोनों सिमिलर नहीं हुए, है ना? तो इसलिए वो कौन सी रिएक्शन हो गई? अनबैलेंस हो गई। अब इसको बैलेंस करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे, फिर बताएंगे क्यों बैलेंस किया, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब मैं जहां पर लिख रहा हूं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं आगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए, JMG था, JO2 आ गया, गिव्स MgO, गिव्स MgO। अब देखिए, जे मैग्नीशियम 1 है, जहां पर मैग्नीशियम 1 है, जहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, जहां पर कितने हैं? 1, जहां पर 2 कर दीजिए, जहां पर 2 कर दीजिए। तो ऑक्सीजन जहां कितने हो गए? 2 हो गए, वहां पर भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब बच्चे कहेंगे मैग्नीशियम 2 हो गए, जहां पर तो 1 था। तो बच्चे जहां से भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, जहां 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मैग्नीशियम हो गए, जहां पे 2 MgO हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले ये बात कि बैलेंसिंग की क्यों, हमें जहां से भी यही पता चल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। क्यों बैलेंसिंग की? सबसे बड़ा रीजन यही था कि हर एक केमिकल जो रिएक्शन है वो फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है? बच्चों ने कहा इसका क्या मतलब है, सुनिए। इसमें देखिए मैग्नीशियम के 2 एटम है, तो इसमें भी अब कितने एटम है? 2 एटम है। जहां पर हो गए 2 एटम है, जहां भी कितने हैं? 2 एटम है। अगर रिएक्टेंट 4 है तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर रिएक्टेंट का मास x है तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होगा? x ही होगा। मतलब ये कंडीशन है केमिस्ट्री की, लॉ है केमिस्ट्री का, कानून है केमिस्ट्री का, जो किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम का मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलर टू एनर्जी। जैसे एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वैसे ही मास भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वेदर एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, मतलब एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है। आपको आगे चल के इसका बाद में क्लियर हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में इतना ध्यान में रखिए कि जितने एटम आपके रिएक्टेंट में हैं उतने प्रोडक्ट में होने जरूरी हैं। अगर नहीं है जरूरी तो फिर क्या होगा? फिर हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं रहेगी और हमें एक प्रॉपर जो उससे इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्लियर है बात? बच्चों ने कहा कि अब ये भी हो गया, बैलेंसिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब एक और चीज रह गई। हाँ, मैंने कहा बताइए बच्चे क्या रह गया? बच्चों ने कुछ नहीं बताया। अब देखिए सुनिए, इसमें एक और चीज रह गई। क्या रह गई है? आपको ये अगर पूछ ले कोई कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में है? मैग्नीशियम की 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, है ना? 3 स्टेट्स होती है ना किसी भी मैटर की। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है।
इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ध्यान में रखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स होती हैं किसकी, मैटर की। अब आपसे पूछा जाए कि जो मैग्नीशियम है वो कौन सी स्टेट में है, ऑक्सीजन है कौन सी स्टेट में है, और MgO कौन सी स्टेट में है, तो आप कैसे बताएंगे। एक केमिकल रिएक्शन वो ही बेस्ट होती है जो सब कुछ बताए, ये भी बताए रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंडीशन में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, और बैलेंस है कि नहीं है, कितने एटम्स हैं, सब कुछ बताए। एक वो ही प्रॉपर केमिकल इक्वेशन होती है। और इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। आपसे पूछा भी है कि क्या क्या आपको कुछ कमी लग रही है इसमें, तो इसका जवाब आपको नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके अलावा देखना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, और जो ऑक्सीजन है वो भी एक गैसियस फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन भी कौन सी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। और जो इसका आगे प्रोडक्ट बनेगा वाटर, वो कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखना चीज़ों को। अच्छा पहले बैलेंस कर लेते हैं। जहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, जहाँ पे कितने हैं 2, जहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, जहाँ 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको भी 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ बच्चों, अब इक्वेशन बैलेंस भी हो गई हमारी। अब इक्वेशन ने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी किसकी, कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट में। अब देखना ध्यान से, ये देखना, ये कौन सी स्टेट में है, दोनों रिएक्टेंट है ना, जो रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बच्चों कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई, गैस से कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी स्टेट भी क्या हुई, चेंज हो गई। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। तो पूरा एक केमिकल चेंज की जो डिफाइन मैंने बताया था आपको, प्रॉपर डिफाइन कर दिया मैंने, समझ रहे हो। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो बच्चों ने कहा कि केमिकल रिएक्शन तो प्रॉपर क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलेगा, हो रही है कि नहीं हो रही। बिल्कुल सही है बच्चों। अब हम ये देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। अब हमें कोई बता रहे, कोई चीज़ दे दे, बताइए रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आप में कितनी सारी खूबियां हैं, आप अच्छे से पढ़ते हो, नंबर अच्छे लाते हो, रैंक अच्छे लाते हो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा कितना होशियार है ना। जिसके बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे, हाँ भी बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़ता, बहुत अच्छी तरह है। और जिसके नंबर कम आएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो घूमता होगा, खेलता होगा, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता होगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है कि जब भी आपको स्टडी करनी होगी तो आपको फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीज़ें इकट्ठी साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो वही बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होंगे जो स्टडी करेगा। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अगर रिएक्शन करते दौरान किसी गैस की फॉर्मेशन हो जाए, मतलब गैस बाहर निकल जाए, गैस बाहर निकल जाए, तो तब हम जो रिएक्शन कहेंगे प्रोसीड हो रही है कि नहीं हो रही, तब हम कहेंगे कि हो रही है। अगर कोई रिएक्शन करवाई, हमने रिएक्शन करवाई और जैसे ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद उसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। गैस फ्यूम्स की फॉर्म में भी निकल सकती है, गैस की हमें स्मेल भी आ सकती है, गैस को डिटेक्ट करने का कोई और मेथड भी हो सकता है। अगर फ्यूम की फॉर्म में निकलेगी आपको पता चल जाएगा बहुत बढ़िया से, अगर स्मेल आएगी तभी पता चल जाएगा बहुत बढ़िया से। लेकिन अगर कोई डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक करना हो तो वो कैसे देखेंगे, मैं आपको वो वाली एग्जांपल बताता हूँ। देखना, देखिए जिंक है, जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में, जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में। कौन से कलर का होता है, कुछ ग्रेश कलर का होता है जिंक, ठीक है। आगे आ गया 2HCl, 2HCl, ये कौन सा फॉर्म है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है,
मैंने HCl को पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, मतलब सोल्यूशन है भैया किसका, HCl का, ठीक है। उसमें क्या किया मैंने, जिंक को ऐड करवा दिया, और जैसे ही जिंक को ऐड करवाया क्या होगा, एक रिएक्शन परफॉर्म होगी जिसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ये भी सॉलिड होगा, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। अच्छा, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, सॉलिड होगा, लेकिन पानी या लिक्विड है उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये भी हम किसमें लिख देंगे, एक्वस में ही लिख देते हैं। अगर हम अलग देखेंगे तो सॉलिड ही होगा, लेकिन अगर पानी में है तो एक्वस रहेगा। अब हाइड्रोजन भी आ गया। बच्चों ने कहा कि ये एरो क्या लगा दिया आपने, ये एरो कहाँ से आ गया, तो बच्चों 2-3 एरो का ध्यान में रखना। अगर एरो ऊपर की तरफ होगा मतलब वहां पर क्या आएगा, गैस इवेपोरेट कर रही है, गैस क्या कर रही है, इवेपोरेट कर रही है। और अगर एरो नीचे होगा इसका मतलब क्या होगा, कुछ सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट। अब बच्चों का प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लें, फिर इसका डिस्कशन करेंगे जब ये नेक्स्ट एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी क्या किया मैंने, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कौन सी गैस है, सॉरी कौन सी स्टेट में है, गैस की स्टेट में है, तो हाइड्रोजन गैस आ गया, और वो एरो क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम हाइड्रोजन को नहीं कंट्रोल करके रखेंगे, हाइड्रोजन क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अगर ओपन व्हीकल लेंगे, देखिए ऐसे करके, ये देखना, ये क्या किया, एक ओपन व्हीकल लिया, ओपन है, इसमें क्या ऐड किया हमने, HCl ऐड किया। क्या ऐड किया बच्चों, HCl ऐड किया, और जैसे ही इसमें मैं जिंक की अमाउंट ऐड करूंगा, मैं जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो क्या होगा, उसमें से गैस की फॉर्मेशन होगी, उसमें से गैस की फॉर्मेशन होगी, जो विजिबल भी हो सकता, नहीं भी विजिबल हो सकता। तो हम कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक बर्निंग मैचस्टिक इस बीकर के पास लाएंगे, बर्निंग मैचस्टिक इस बीकर के पास लाएंगे। जैसे ही इसके पास आएगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी स्पार्कलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। जैसे पटाखे नहीं चलते, क्रैकर्स चलते हैं, वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसका पता चल जाएगा कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम गैस की इवोल्यूशन करेंगे, गैस बाहर निकल जाएगी किसी रिएक्शन के दौरान, वो रिएक्शन कौन सी होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमें देखकर पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। अगर कोई रिएक्शन की उसमें से गैस बाहर नहीं निकली तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं कहना कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं कहना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिटेक्ट करने के सब एक ही मेथड नहीं है, और बहुत सारे मेथड हैं। अभी हमने सब एक ही डिस्कस किया है, ऐसे 1-2 और भी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड, अगर किसी में गैस इवॉल्व होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर सबको बात, बताइए बच्चों क्लियर है। तो नोट डाउन करो, मैं आगे नेक्स्ट करवा रहा हूँ। चलो इसको मैं रहने दो, इसको रब कर रहा हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूँ। पहले नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फुल फॉर्म लिख देता हूं इसकी मैं, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सॉलिड सब्सटेंस जब किसी चीज में प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होता तो वो नीचे बैठ जाता है। अब देखते हो ना, जैसे वाटर लिया है ना, वाटर में आपने शुगर डालनी शुरू की, 1 कप डाला, ठीक है, मतलब शुगर डाली और डाली, डालते गए, एक टाइम आएगा शुगर डिसॉल्व ही नहीं होगी, शुगर क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। जैसे वो नीचे बैठेगी वो क्या हो गया, वो नीचे बैठने पर क्या बन गया, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। सोल्यूशन कौन सा होगा, बताइए बच्चों, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सही कहा, कौन सा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सिमिलरली जो चीज डिसॉल्व नहीं होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या होगा, 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, अपने आप ही एक चीज नीचे आ जाएगी और एक लिक्विड बना रहेगा। कैसे, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, उसमें हमने रिएक्शन करवाई, सॉल्ट ऐड करवाया बेरियम क्लोराइड का। कौन सा करवाया, बेरियम क्लोराइड का।
तो जे भी एक एक्वस फॉर्म में ही होगा। इसकी रिएक्शन करवाई हमने, जैसे रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगी एक बेरियम सल्फेट की, और साथ में क्या होगा 2HCl। ये भी किसमें होगा, एक्वस में होगा। अब जे सॉलिड होगा और नीचे बैठ जाएगा। अब जे क्या होगा, सॉलिड होगा और नीचे बैठ जाएगा। बच्चों कहेंगे कैसे पता चलेगा हमें कि कौन नीचे बैठा कौन नीचे बैठा। बच्चों प्रॉपर एक बीकर होगा, बीकर के नीचे एक वाइट कलर का सब्सटेंस नीचे बैठा हुआ दिखेगा। वाइट कलर का सब्सटेंस नीचे प्रॉपर बैठा हुआ दिखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जब कभी भी कोई सब्सटेंस ऐड किया और ऐड करने पर कोई चीज नीचे बैठ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। और वो क्या रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर है बच्चों का, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, हम तो ऐसे ही घबरा रहे थे। चलिए अब थर्ड पार्ट, नेक्स्ट कौन सा, थर्ड, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, अब कलर भी तो चेंज हो सकता है ना, कलर भी तो चेंज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल कलर भी चेंज हो सकता है। अब देखना ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या किया, रिएक्शन करवाई लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्राइड की। ठीक है, देखिए लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड की क्या की, रिएक्शन करवा दी। किसकी करवाई, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड की क्या, रिएक्शन करवा दी। और जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा देखना, इसमें भी एक पीपीटी बनेगा, मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, और साथ में 2KNO3 क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, ये एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। ठीक है, अब जे कौन सा कलर होगा, जे येलो कलर की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही आप इन दोनों को एक बीकर लेंगे, बीकर में एक तरफ से आपने डाला पोटाशियम लेड नाइट्रेट, एक तरफ आया पोटाशियम आयोडाइड, जैसे ही आप ऐड करोगे एक येलो कलर का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसका क्या नेम होगा, लेड आयोडाइड, और वो नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठेगा उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। अभी सर ने अभी आपने कहेंगे, बच्चों कहेंगे अभी आपने बताया कि नीचे बैठेगा तो जे था, तो जे कैसे हो गया। एक में दो चीजें भी हो सकती हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, गैस भी बाहर निकल सकती है। ये नहीं कहना कि एक हो गया दूसरा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो जाएगा तो वो केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन तो पक्का ही होगी, श्योरली होगी। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी लेड नाइट्रेट की पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, लेड आयोडाइड नीचे बैठ जाएगा। कौन से कलर का होगा, वो येलो कलर का होगा, और पोटाशियम नाइट्रेट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। अब बारी आई फोर्थ की, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। एक एसीटोन होता है, नेल रिमूवर जो होता है, उसको अपने हैंड के ऊपर डालिए। जैसे आप हैंड के ऊपर डालते हो क्या होता है, आपको कूलनेस महसूस होती है, किसमें, हैंड के ऊपर। तो वो क्यों होती है, जो एसीटोन होता है वो आपकी हैंड की हीट लेकर इवेपोरेट हो जाता है, हैंड की हीट लेकर इवेपोरेट हो जाता है। तो हीट क्या हुई, उसने ऑब्जर्व कर ली, तो आपको क्या मिला पीछे, कूलनेस ऑब्जर्व हुई। क्या ऑब्जर्व हुई, कूलनेस ऑब्जर्व हुई। ऐसे ही करके कुछ रिएक्शंस होते हैं, अगर बेकर नॉर्मल कूल है, आप उसमें रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन होने के बाद हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। कुछ चीज़ों में हीट हमें देनी पड़ती है, कुछ चीज़ों में हीट हमें देनी पड़ती है। देखना एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट देंगे। ये सिंबल होता है हीट का, ये सिंबल होता है हीट का। तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इसको गैस है तो ऐसे लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हीट बाहर निकली, सॉरी हीट ऑब्जर्व की है किसने, रिएक्शन ने। तो कौन सी रिएक्शन होगी जी, कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऐसे ही जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो कौन सी रिएक्शन होगी,
वो होगी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों का एग्जांपल दीजिए। लो, C+O2 गिव CO2 प्लस हीट भी लिबरेट होगी, प्लस हीट भी लिबरेट होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब जिसमें हीट बाहर निकलेगी उसको क्या कहेंगे हम? एक्स बाहर निकल गया, एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट एंटर करनी पड़ेगी उसको कहेंगे एंटर। तो क्या बन गया? एंडोथर्मिक। ऐसे याद कर लीजिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। जिससे हीट बाहर निकलेगी, कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात? चाहे गैस बाहर निकल जाए, चाहे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाए, चाहे कलर चेंज हो जाए, जहां बच्चों हीट की चेंज हो जाए, हीट अगर देनी पड़े, हीट बाहर निकले, वो सब क्या होंगी? केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करने का तरीका होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इसको अच्छे से रीड आउट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।